मित्रों, मैं हूं बाबू राकेश सिंह। आज आप सबके समक्ष लेके आया हूं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता शुक्ल की बीवी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। बहुत दिनों की बात है, तब मैं लगातार साहित्य समुद्र मंथन कर रहा था, पर निकल रहा था केवल गरल। पान करने वाले अकेले महादेव बाबू, मतवाला संपादक, शीघ्र रत्न और रंभा के निकलने की आशा से अविराम मुझे मथते जाने की सलाह दे रहे थे। यद्यपि विष की ज्वाला महादेव बाबू की अपेक्षा मुझे ही अधिक जला रही थी, फिर भी मुझे एक आश्वासन था कि महादेव बाबू को मेरी शक्ति पर मुझसे भी अधिक विश्वास है। इसी पर वेदांत विषयक नीरस एक सांप्रदायिक पत्र का संपादन भार छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा सरस कविता कुमारी की उपासना में लगा। इस चिरंतन चिंतन का कुछ ही महीने में फल प्रत्यक्ष हुआ। साहित्य सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी की मदन दहन समय वाली दर्शन सत्योक्ति हेज मालूम दी, क्योंकि गोस्वामी जी ने उस समय दो ही दंड के लिए कहा है, अबला बिलो कहीं पुरुषमय अरु पुरुष सब अबलामयम। पर मैं गाढ़ सुसुप्ति के समय को छोड़कर बाकी स्वप्न और जागृत के समस्त दंड ब्रह्मांड को अबलामय देखता था। इसी समय दरबान से मेरा नाम लेकर किसी ने पूछा, हैं? मैंने जैसे वीणा झंकार सुनी, सारी देह पुलकित हो गई। जैसे प्रसन्न होकर पीयूषवर्षी कंठ से साक्षात कविता कुमारी ने पुकारा हो। बड़े अपनाव से मेरा नाम लेकर एक साथ कालिदास, शेक्सपियर, बंकिम चंद्र और रविंद्रनाथ की नायिकाएं दृष्टि के सामने उतर आईं। आप ही एक निश्चय बंध गया, यह वही हैं जिन्हें कल कार्नवालिस स्क्वायर पर देखा था। टहल रही थीं, मुझे देखकर पलकें झुका ली थीं। कैसी आंखें, वे उनमें कितनी बातें। मेरे दिल के साफ आईने में उनकी सच्ची तस्वीर उतर आई थी, और मैं भी वायु वेग से उनकी बगल से निकलता हुआ उन्हें समझा आया था कि मैं एक अत्यंत सुशील, सभ्य, शिक्षित और सच्चरित्र युवक हूँ। बाहर आकर गेट पर एक मोटर खड़ी देखी थी। जरूर वह उन्हीं की मोटर थी। उन्होंने ड्राइवर से मेरा पीछा करने के लिए कहा होगा। उससे पता मालूम कर, नाम जानकर मिलने आई हैं। अवश्य यह बेथून कॉलेज की छात्रा हैं, उसी के सामने मिली थी। कविता से प्रेम होगा, मेरे छंद की स्वच्छंदता कुछ आई होगी इनकी समझ में, तभी बाकी समझने के लिए आई हैं। उठकर जाना अपमानजनक जान पड़ा। वहीं से दरबान को ले आने की आज्ञा दी। अपना नंगा बदन याद आया। ढंग का कोई कपड़ा न था। कल्पना में सजने के तरह तरह के सूट याद आए, पर वास्तव में दो मैले कुर्ते थे। बड़ा गुस्सा लगा प्रकाशकों पर। कहा नीच हैं, लेखकों की कद्र नहीं करते। उठकर मुंशी जी के कमरे में गया, उनकी रेशमी चादर उठा लाया। कायदे से गले में डालकर देखा फबती है या नहीं। जीने से आहट नहीं मिल रही थी। देर तक कान लगाए बैठा रहा। बालों की याद आई, उकस न गए हों। जल्द जल्द आईना उठाया, एक बार मुंह देखा, कई बार आंखें सामने रेल रेल कर फिर शीशा बिस्तरे के नीचे दबा दिया। सॉकी गेटिंग मैरिड सामने करके रख दी। डिक्शनरी की सहायता से पढ़ रहा था। डिक्शनरी किताबों के अंदर छिपा दी, फिर तनकर गंभीर मुद्रा से बैठा। आगंतुका को दूसरी मंजिल पर आना था। जीना गेट से दूर था, फिर भी देर हो रही थी। उठकर कुछ कदम बढ़ा कर देखा, मेरे बचपन के मित्र मिस्टर शुक्ल आ रहे थे। बड़ा बुरा लगा। यद्यप कई साल बाद की मुलाकात थी। कृत्रिम हंसी से होठ रंग कर उनका हाथ पकड़ा और लाकर उन्हें बिस्तरे पर बैठाला। बैठने के साथ ही शुक्ल ने कहा, श्रीमती जी आई हुई हैं। मेरी रूखी जमीन पर आषाढ़ का पहला दौंगरा गिरा। प्रसन्न होकर कहा, अकेली हैं, रास्ता नहीं जाना हुआ? तुम भी छोड़ कर चले आए। बैठो, तब तक मैं लिवा लाऊं। तुम लोग देवियों की इज्जत करना नहीं जानते। शुक्ल मुस्कुराए, कहा, रास्ता न मालूम होने पर निकाल लेंगी। ग्रेजुएट हैं, ऑफिस में मतवाला की प्रतियां खरीद रही हैं। तुम्हारी कुछ रचनाएं पढ़कर खुश होकर मैं न चल सका।
गर्व को दबाकर बैठ गया। मन में सोचा, कवि की कल्पना झूठ नहीं होती। कहा भी है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कुछ देर चुपचाप गंभीर बैठा रहा, फिर पूछा, हिंदी काफ़ी अच्छी होगी इनकी? हाँ, शुक्ल ने विश्वास के स्वर से कहा, ग्रेजुएट हैं। बड़ी श्रद्धा हुई। ऐसी ग्रेजुएट देवियों से देश का उद्धार हो सकता है। सोचा, निश्चय किया, अच्छी चीज का पुरस्कार समय देता है। ऐसी देवी जी के दर्शनों की उतावली बढ़ चली, पर सभ्यता के विचार से बैठा रहा। ध्यान में उनकी अदृष्ट मूर्ति को भिन्न भिन्न प्रकार से देखता हुआ एक बार होश में आया, शुक्ल को धन्यवाद दिया। शुक्ल का परिचय आवश्यक है। शुक्ल मेरे स्कूल के दोस्त हैं, साथ पढ़े। उन लड़कों में थे जिनका यह सिद्धांत होता है कि सर कट जाए, चोटी न कटे। मेरी समझ में सर और चोटी की तुलना नहीं आई। मैं सोचता था, पूँछ कट जाने पर जंतु जीता है, पर जंतु कट जाने पर पूँछ नहीं जीती। पूँछ में फिर भी खाल है, खून है, हाड़ और मांस है, पर चोटी सिर्फ बालों की है। बालों के साथ कोई देहात्मक बोध नहीं। शुक्ल जैसे चोटी के एकांत उपासकों से चोटी की आध्यात्मिक व्याख्या कई बार सुनी थी, पर सग्रंथि बालों के बल्ब में आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश न मुझे कभी देख पड़ा, न मेरी समझ में आया। फलतः शुक्ल की और मेरी अलग अलग टोलियां हुई। उनकी टोली में वे हिंदू लड़के थे जो अपने को धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ समझते थे। मेरी में वे लड़के जो मित्र को धर्म से बड़ा मानते हैं। अतः हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान सभी हम लोगों के मैदान भी अलग अलग थे। शुक्ल का खेल अलग होता था, मेरा अलग। कभी कभी मैं मित्रों के साथ सलाह करके शुक्ल की हॉकी देखने जाता था और सहर्ष, सुविस्मय, सप्रशंस, सस्क्लैप और सनयन विस्तार देखता था। शुक्ल की पार्टी की चोटियाँ स्टिक बनी हुई प्रतिपद गत की ताल ताल पर सर सर से हॉकी खेलती हैं। वली मोहम्मद कहता था, जब ये लोग हॉकी में नाचते हैं, बी चोटियाँ पर सर पर ठेका लगाती हैं। फिलिप कहता था, सी द लेंचर ऑफ द ईस्ट हैज एकाउड द हिंडोज फॉर्चल इन नोज ऑफ हेयर। देखो, पूरब के शिकारी ने हिंदुओं के सर को बालों में के फंदे में फंसा दिया है। इस तरह शिक्षा विस्तार के साथ साथ शुक्ल का शिक्षा विस्तार होता रहा। किसी से लड़ाई होने पर शुक्ल चोटी की ग्रंथि खोलकर बालों को पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहते थे, मैं चाणक्य के वंश का हूँ। धीरे धीरे प्रवेशिका परीक्षा के दिन आए। शुक्ल की आंखें रक्तमुकुल हो रही थीं। एक लड़के ने कहा, शुक्ल बहुत पढ़ता है, रात को खूंटी से बंधी हुई एक रस्सी से चोटी बांध देता है। ऊँघने लगता है तो झटका लगता है, जग कर फिर पढ़ने लगता है। चोटी की यह उपयोगिता मेरी समझ में आई। मैं कवि हो चला था, फलतः पढ़ने की आवश्यकता न थी। प्रकृति की शोभा देखता था, कभी कभी लड़कों को समझाता भी था कि इतनी बड़ी किताब सामने पड़ी है। लड़के पास होने के लिए सर के बल रो रहे हैं, वे उद्विग्न कोटि के हैं। लड़के अवाक दृष्टि से मुझे देखते रहते थे, मेरी बात का लोहा मानते हुए। पर मेरा भाव बहुत दिनों तक नहीं रहा। जब 8-10 रोज इम्तहान के रह गए, एक दिन जैसे नाड़ी छूटने लगी। ख्याल आते ही कि फेल हो जाऊंगा। प्रकृति में ही कहीं कविता न रह गई। संसार के प्रिय मुख विकृत हो गए। पिताजी की पवित्र मूर्ति प्रेत की जैसी भयंकर दिखी। माताजी की स्नेह की वर्षा में अविराम बिजली की कड़क सुनाई देने लगी। वंश मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह बचपन में हो गया था। नवीन प्रिया की अभिन्नता की जगह बंकिम दृगों का वैमनस्य हलाहल क्षिप्त होने लगा। पुरजनों के प्रगाढ़ परिचय के बदले प्राणों को पार कर जाने वाली अवज्ञा मिलने लगी। इस समय एक दिन देखा, शुक्ल के शीर्ण मुख पर अध्यवसाय की प्रसन्नता झलक रही है। किताब उठाने पर और भय होता था, रख देने पर दूने दबाव से फेल हो जाने वाली चिंता। फलतः कल्पना में पृथ्वी अंतरिक्ष पार करने लगा। कल्पना की वैसी उड़ान आज तक नहीं उड़ा है। वह मसाला नहीं मिला। अंत में निश्चय किया, प्रवेशिका के द्वार तक जाऊंगा, धक्का न मारूंगा, सभ्य लड़के की तरह लौट आऊंगा। अस्तु सबके साथ गया और लड़कों ने पूरी सख्ती लड़ाई थी।
इसलिए परीक्षा फल के निकलने से पहले तरह तरह से हिसाब लगाकर अपने अपने नंबर निकालते थे। मैं निश्चिंत इसलिए निश्चिंत था। मैं जानता था कि गणित की नीरस कापी को पदमाकर के चुहचुहाते कवित्वों से मैंने सरस कर दिया है। फलतः परीक्षा समुद्र तट से लौटते वक्त दूसरे तो रिक्त हस्त लौटे। मैं 2 मुट्ठी बालू लेता आया। घर में पिता, माता, पत्नी, परिजन, पुरजन सबके लिए आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया। मेरे अविचल कंठ से यह सुनकर कि सूबे में पहला स्थान मेरा होगा, अगर ईमानदारी से पर्चे देखे गए, लोग विचलित हो उठे। पिताजी तो गर्व से गर्दन उठाए रहने लगे, पर ज्यों-ज्यों फल के दिन निकट होते आए, मेरी आत्मा की वल्लरी सूखती गई। वह जगह मैंने नहीं रखी थी कि पिताजी 1 साल के लिए माफ़ कर देते। घर छोड़े बगैर निस्तार न देख पड़ा। एक दिन माताजी से मैंने कहा, जगतपुर के जमींदारों ने बारात में चलने के लिए बुलाया है, और ऐसा कहा है जैसे मेरे गए बगैर बारात की शोभा न बन पड़ती हो। जमींदारों के आमंत्रण से माताजी छलक उठी। पिताजी को पुकार कर कहा, सुनते हो, तुम्हारे सपूत जमींदारों के यहाँ उठने बैठने लगे हैं, बारात में चलने का न्योता है। पिताजी प्रसन्नता को दबा कर बोले, तो चला जाए, जो कहे कपड़े बनवा दूं और खर्चा दे दो। एकांत में पत्नी मिली, बड़ी तत्परता से बोली, वहाँ नाच देख कर भूल न जाइएगा। राम भजो, मैंने कहा, क्व सूर्य प्रभो वंशः क्व चाल्प विषयामति, मैं इसका मतलब भी समझूं। वह एक कदम आगे बढ़कर बोली, मन में निश्चय कर की तुलना में मैंने उन्हें श्रेष्ठ बतलाया है। समझ कर मैंने कहा, कहाँ तुम्हारी बांस सी कोमल दुबली देह से सूरज का प्रकाश, कहाँ वह जहर की भरी मोती रंडी। चलो, कहकर वह गर्व गुरु गमन के से काम को चल दी। समय पर कपड़े बने और खर्चा भी मिला। पश्चात यथा समय जगतपुर के जमींदारों की बारात के लिए रवाना होकर कुछ दूर से राह काट कर ऐन गाड़ी के वक्त में स्टेशन पहुंचा। वहां से ससुराल का टिकट लिया। रास्ते भर में खांसी मुहर्रमी सूरत बना ली। ससुराल वाले देखते ही दंग हो गए। ससुर जी, सासू जी और लोग घर घेर कर कुशल पूछने लगे। मैंने उखड़ी आवाज़ में कहा, गांव में एक खेत के मामले में फौजदारी हो गई है। दुश्मनों के कई घायल हुए हैं, इसलिए पिताजी की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तार होते वक्त उन्होंने कहा है, अपने ससुर जी से विवाह के करार वाले बाकी 300 रुपये लेकर दूसरे दिन जिले में आकर जमानत से छुड़ा लेना। ससुर जी सन्न हो गए, सासू जी रोने लगी और लोगों को काट मार गया। ससुर जी के पास रुपए नहीं थे, पर सासू जी घबराईं कि ऐसे मौके पर मदद न की जाएगी तो त्रिपाठी जी कैद से छूटकर अपने लड़के की दूसरी शादी कर लेंगे। इस विचार से नथ, करधनी, पायजेब आदि कुछ गहने रेहन रखकर 150 रुपये मुझे देती हुई बोली, बच्चा, इससे ज़्यादा नहीं हो सका, हम तो तुम्हारे सदा के ऋणी हैं, फिर धीरे धीरे पूरा कर देंगे। त्रिपाठी से हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है। मैंने उन्हें सांत्वना दी कि बाकी रुपए लेने मैं उनके घर कभी न आऊँगा। एक विपत्ति की बात थी, वह इतने से टल जाएगी। सासू जी हमारे आनंद के रोने लगीं। मैंने बड़ी भक्ति से उनके चरण छुए और यथा समय स्टेशन आकर कलकत्ते का टिकट कटाया। यहाँ से मेरे नए जीवन की नींव पड़ी। अखबारों में देखा, सुकुल प्रथम श्रेणी में पास हुआ है। 4 साल बाद वह BA हुआ, MA हुआ। मैं मालूम करता रहा, अच्छी जगह पाई। अब परीक्षा समाप्त कर परीक्षक है। मैं ज्यों का त्यों एक बार धोखा खाकर बराबर धोखा खाता रहा। एक परीक्षा की तैयारी न करके कभी पास न हो सका। कितनी परीक्षाएं दी। तब से यह याद सुकुल से मेरी मुलाकात है। एक बार सारा इतिहास मेरे मस्तिष्क में चक्कर लगा गया। अब वह पिताजी नहीं, माताजी नहीं, पत्नी नहीं, केवल मैं हूँ और परीक्षा भूमि, सामने प्रश्नों की अगणित तरंगमाला। मैं विचार में था, जब आँख खुली, साकार सुघरता मेरे सामने थी। अविचल दृष्टि से मुझे देखती हुई अंजलि बांधकर नमस्कार किया। ललित अंग्रेजी से संवर्धित करते हुए, गुड मॉर्निंग पोएट ऑफ वर्स लिवर्स। मैं उठा, नमस्कार कर सुकुल के नज़दीक वाली कुर्सी पर बैठने के लिए
अदब से हाथ बढ़ा कर बताया। वह खड़ी थीं, लहलहाती हुई मंद गति से चलीं, बैठकर मुझे देखकर मुस्कुराती हुई बोलीं, आप खूब लिखते हैं। प्यासा मृग मरीचिका के सरोवर का व्यंग नहीं समझता। मुझे यह पहली तारीफ मिली थी। इच्छा हुई जाऊं महादेव बाबू को भी बुला लाऊं, कहूं कि अब अमृत निकलने लगा है, चुल्लू बांध कर चलिए। लेकिन अभी उतने अमृत से मुझे ही अघाव न हुआ था। बैठा हुआ एकांत भक्ति की दृष्टि से देखता रहा। रक्त अधरों के करारों से अमृत का निर्झर बहा। वह बोली, सुकुल आपकी कविता नहीं समझते, मैं समझती हूँ। सुकुल न रह सके। कहा, ऐसा समझना वास्तव में कहीं नहीं देखा। असर भी क्या, चाहे कुछ न समझिए, पर सुनने से जी नहीं उबता। एमए क्लास तक किसी प्रोफेसर के लेक्चर में यह असर न था। हाँ हाँ जनाब, देवी जी मेल मूल सीधा करके बोली। यहाँ एमए क्लास से आगे की पढ़ाई है। यह एमए क्लास से आगे की पढ़ाई है। जब पास करके आए थे, हाथ भर की चोटी थी, समझ में एक वैसी ही मेघ। सुकुल की चोटी मेरी निगाह में सुकुल से अधिक परिचित थी, पर उनके आने पर मैंने उन्हें ही देखा था। चोटी सही सलामत है या नहीं मालूम करने के लिए निगाह उठाई कि देवी जी बोली, अब तो चांद है। सुकुल को सुकुल बनाते सच कहती हूँ, मुझे बड़ी मेहनत उठानी पड़ी है। उन्हें धन्यवाद दूं, हिम्मत बांध रहा था कि बोली, मैं स्वयं सुकुल की सहधर्मिणी नहीं। मेरा रंग उड़ गया। मुझे देखकर मेरे ज्ञान पर हंसकर जैसे बोली, सुकुल स्वयं मेरे सहधर्मी। मैं साहित्यिकों को ताज्जुब की निगाह से देखने लगा। इतने पर उनकी कृपा की दृष्टि मुझ पर पड़ी। बोली, मैं आपको भी सहधर्मी बनाना चाहती हूँ। मैं चौंका, सोचा, क्या यह द्रौपदी वाला धर्म है? देवी जी ने कलाई वाली घड़ी देखी और उठकर खड़ी हो गई। भौहें चढ़ाकर बोली, बहुत देर हो गई, चलिए, आपको लेने आई थी, टैक्सी खड़ी है। फिर बढ़कर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही मधुर स्वर से पूछा, आप मुर्गी तो खाते हैं? मैंने सुकुल को देखा। सुकुल सिर्फ मुस्कुराए। समझ कर मैंने कहा, मेरा तो बहुत पहले से सिद्धांत है। वह चली। मैं भी उसी तरह चद्दर ओढ़े सुकुल के पीछे चला। रास्ते भर तरह तरह के विचार लड़ते रहे। समाज में इतनी आज़ादी नहीं, स्त्री के लिए तो बिल्कुल नहीं। मुर्गी किसी तरह नहीं चल सकती। मैं खाता हूँ छिपा कर। क्या यह स्त्री? पर सुकुल तो सुकुल है। सुकुल का घर आ गया, एक छोटा सा 2 मंजिला मकान, इधर उधर बंगालियों की बस्ती, जगह जगह कूड़े के ढेर, ऊपर मछलियों के सेलहर, बदबू आती हुई। हम लोग उतरे। भीतर बैठते दाहिने हाथ एक छोटा सा बैठका, 1 डेढ़ साल के बच्चे को दासी खिलाती हुई। श्रीमती जी को देखकर बच्चा माँ माँ करता हुआ उतावला हो गया। दोनों हाथ फैलाकर माँ के पास आने के लिए कूद कर दासी की गोद में लटक रहा। लेकर देवी जी प्यार करने लगी। सुकुल ने दासी को मकान खोलने के लिए कुंजी दी। एक सहृदय बात करना चाहिए, सोचकर मैंने कहा, भूखा है, शायद दूध पीना चाहता है। देवी जी ने खोड़सी के कटाक्ष से देखा। कहा, दासी पिला देगी। मैंने पूछा, क्या यह आपका बच्चा नहीं है? हंसकर बोली, मेरा है क्यों नहीं, पर दूध मेरे नहीं होता। मैंने निश्चय किया, शिक्षित महिला हैं, यौवन है, अभी मातृभाव नहीं आया, इसलिए दूध नहीं होता। मन में विधाता को धन्यवाद देता रहा। चलिए, वह बोली, ऊपर चलें, एकांत में बातें होंगी। सुकुल बाजार जाएंगे मुर्गी लेने। बच्चे को फिर दासी के हवाले कर दिया। मैं उनके पीछे चला, यह सोचता हुआ कि एकांत में सधर्मी बनाने का प्रस्ताव न हो। चित्त को काबू में न कर सका, वह पुलकित होता रहा। यह कुछ सजा हुआ शयन कक्ष था। बैठिए, कहकर वह स्टोव जलाने लगी। मैं आईने में उनकी पंप मारती तस्वीर देखता रहा। पंप करती तस्वीर। चाय पान और सिगरेट मेज पर लगाकर बैठी। प्लेट पकड़कर मेरा प्याला बढ़ाती हुई मधुर कंठ से बोली, शौक कीजिए। विनम्र भाव से मैंने दूसरी ओर वाली बाट पकड़ी और आंखों में ही उन्हें धन्यवाद दिया। निगाह नीची कर मुस्कुराती हुई उन्होंने अपना प्याला होठों से लगाया। आधी चाय चुक जाने पर पूछा, आप मेरे सहधर्मी हैं तो? पेट में उतनी ही चाय से
समंदर लहराने लगा। ऊपर तूफान, श्याम तट पर भावों के कितने सजे सुदृढ़ मकान उड़ गए। ऐसी खुशी हुई। कहा, आप लेकिन शुक्ल की बीवी हैं? हाँ हूँ। फिर मैं कैसी बीवी बना सकता हूँ? ऐसा धर्म संकट जीवन में कभी नहीं पड़ा। मेरा सारा समंदर सूख गया, तूफान न जाने कहाँ उड़ गया, सिर्फ रेगिस्तान रह गया जो इस ताप से और तपने लगा। मुझे चुपचाप बैठा अनमेल दृष्टि से देखता हुआ देखकर वह बोली, आप बुरा न माने, मैंने देखा है मर्दों में एक पैदाइशी नासमझी है। वह ख़ास तौर से खुलती है जब औरतों से वे बातचीत करते हैं। मान लेने में ही बचत मालूम दी। मैंने कहा, जी हाँ, औरतों के सामने उनकी समझ काम नहीं करती। हाँ, वह बोली, शुक्ल को आदमी बनाती बनाती मैं हार गई। बीबी को ही लीजिए, बीबी को तो मैं शुक्ल की भी हो सकती हूँ ही, आपकी भी हो सकती हूँ। मैं सूख तो गया, पर प्रसन्नता फिर आई। मैंने बिना कुछ सोचे एक उद्रेक में कह दिया, हाँ। आप नहीं समझे, वह बोली, आप साहित्यिक हैं तो क्या, फिर भी शुक्ल के दोस्त हैं। बीबी की बहुत व्यापकता है। जरूर, मैंने कहा। उन्होंने कान न दिया, कहती गई, छोटी बहन, भतीजी, लड़की, भयहू, छोटे भाई की स्त्री, सबके लिए बीवी शब्द आता है। आपकी हाँ किस अर्थ के लिए है? मैंने डूब कर कुछ कुल्ले पानी पीकर जैसे था पाई प्रसन्न होने की चेष्टा करते हुए कहा, बहन के अर्थ में। उन्होंने कहा, देखिए, मर्द की बात एक होती है, इज्जत बचाने के लिए, और जोर देकर मैंने कहा, हाँ, मुकर जाऊं तो मर्द नहीं। लजा कर उन्होंने एक बार अपनी आंख बचाई, संभल कर बोली, हम बड़ी विपत्ति में हैं, साल भर से छिपे फिरते हैं। मैं बचने के लिए शुक्ल से उनके मित्रों का परिचय पूछती रही। सिर्फ आपका परिचय मुझे त्राण देने वाला मालूम हुआ, पर पता मालूम न था। साल भर से लगा रहे हैं। मैंने चितवन देखी, आंखें सजल हो आईं। कहा, मैं तैयार हूँ। वह उठ खड़ी हुई, सामने आ हाथ पकड़कर कहा, भाई जी, मेरी रक्षा कीजिए। शुक्ल का घर छूटा हुआ है। जिस तरह हो मुझे अपने कुल में मिलाकर शुक्ल से ब्याह साबित कीजिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें दो बूंद आंसू कपोलों से बहकर मेरी जांघ पर टपके। मैं खड़ा हो गया और अपनी चादर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम मेरे चाचा जी की लड़की, मेरी छोटी बहन हुई। मेरे चाचा सस्त्रीक बंगाल में आकर गुजरे हैं। उनके एक कन्या भी थी, देश से आई थी। आनंद से भरकर वह मेरा हाथ लेकर खेलने लगी। इसी समय शुक्ल आए। पूछा, राम, कहानी हो गई? मैंने कहा, अभी नहीं, कहानी से पहले भूमिका समाप्त हुई है। शुक्ल भर कर उसने कहा, कोलंबस को किनारा दिखा? शुक्ल बड़े प्रसन्न पदक्षेप से मेरे पास आए। पूछा, चाय कुछ बची है? सब की सब, मैंने कहा, पर ठंडी हो गई होगी, गरम करा लूं? बीवी की तरफ मुड़कर पूछा, लेकिन तुम्हारा नाम अभी नहीं मालूम कर पाया? जहाँ से आई हूँ? उसने कहा, वहाँ की पुखराज हूँ, यहाँ की पुष्कर कुमारी। कुंवर, मैंने कहा, जल्दी करो, तुम्हारी मुर्गी स्वादिष्ट होगी, पर कहानी और स्वाददार हो, दोनों के लिए उतावली है। कुंवर चाय बनाने लगी। पंप करते समय सर की साड़ी सरक गई, फिर नहीं संभाला। शुक्ल की आंखें लोभी भंवरों की तरह उसके मुंह में लगी रहीं। मैंने वहीं स्नान किया, शुक्ल की धोती पहनी, भोजन किया, बिल्कुल मुसलमानी खाना। वैसी ही चपातियाँ, वैसा ही कोरमा, वही चटनी, वही मुरब्बा, वही मिठाई। खाते हुए पूछा, कुंवर, हिंदू भोजन भी पका लेती हो या नहीं? उसने हाँ कहकर शुक्ल की तरफ इशारा किया कि इनसे सीखा है। किताब छोड़कर खाना पकाते बड़ी परेशानी होगी तुम्हें, मैंने कहा। शुक्ल के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ, उसने जवाब दिया। भोजन समाप्त हुआ। हम लोग उसी कमरे में गए। शुक्ल बच्चे को लिए हुए पान खाते खाते मैंने कहा, अब देर न करो कुंवर। कुंवर एक बार नीचे गई, दासी से कुछ कहकर दुर्ग जिले का दरवाज़ा बंद कर आई और अपनी कुर्सी पर बैठी। मैंने कहा, अब सुबह से शीघ्रम होना चाहिए। कुंवर बोली, मेरी माँ हिंदू हैं, लखनऊ के वाजपेयी खाने वाले
ले घर की, मैं उन्हीं से हूँ। तब तो तुम कुलीन हो। मैंने कहा, तुम्हारे पिता का नाम? उसका नाम कौन ले? कुंवर बोली, आपके चाचा जी मेरे पिता हैं। कुंवर भर गई, रुक कर संभलने लगी। बोली, वाजपेयी जी को एक ब्याह से संतोष नहीं हुआ, दूसरी शादी की, तब मैं पेट में थी। बेटा मेरा ननिहाल है। सिर्फ नानी थी, ईश्वर की इच्छा उनका देहांत हो गया। तब मेरी माँ ने ससुर को कई चिट्ठियाँ लिखवाई, पर उन्होंने खबर न ली। घर में किसी तरह गुजर न हुई। तब लोटा थाली बेचकर उस खर्च से माँ लखनऊ गई। घर में पैर रखते ससुर और पति ने तेवर बदले। पति ने कहा, इसके हमल है, हमारा नहीं। ससुर ने कहा, बदचलन है, धर्म बिगाड़ने आई है, भली होती तो चली न आती, वहीं के लोग परवरिश करते। पड़ोसियों की भी राय थी, सौत ने धरती उठा ली। एक रात को पति ने बाँह पकड़कर निकाल दिया। माँ रास्तों पर मारी मारी फिरी। सुबह जिस आदमी ने उनके आंसू देखे वह मुसलमान था। उस वक्त माँ के दिल में हिंदू धर्म और भगवान के लिए कितनी जगह थी, आप सोच सकते हैं। निस्सहाय अंतःसत्त्वा अबला केवल आश्रय चाहती है। सहानुभूतिपूर्ण मनुष्यता युक्त वह एक मुसलमान से प्राप्त हुआ। मुसलमान की बातों में विधर्मीपन न था। एक स्त्री के प्रति पुरुष का जैसा चाहिए वैसा आश्वासन, विश्वास और पौरुष था। माँ आकृष्ट हुई। वह माँ को ले चला, आगे वह पीछे माँ। माँ फूल के कड़े छड़े धोती पहने हुए मुसलमान के पीछे चलती साफ हिंदू महिला मालूम दे रही थीं। ऐसे वक्त एक आर्य समाजी की निगाह पड़ी। उसने पीछा किया। मुसलमान बढ़ता हुआ घर पहुंचा, पर उसे हिंदू का पीछा करना मालूम हो गया था, इसलिए डरा। घर देखकर वह आर्य समाजी पुलिस को खबर देने गया। इधर मुसलमान ने भी पेशबंदी शुरू की। एक दूसरे मुसलमान दोस्त के तांगे में पर्दा लगाकर माँ को दूसरे मुसलमान के घर कराया। पुलिस की तहकीकात जारी हुई। साथ साथ माँ का एक मुसलमान के घर से दूसरे मुसलमान के घर होना। अंत में वह एक ऐसे घर पहुंची जो एक इंस्पेक्टर पुलिस का था। इंस्पेक्टर साहब छुट्टी लेकर उस वक्त रह रहे थे। नौकरी पर चलते समय वह माँ को भी साथ लेते गए। अकेले थे, माँ सुंदरी थी। इच्छा हुई इंस्पेक्टर साहब का नाम पूछूं, पर सोचा वाजपेयी जी के नाम के साथ बात को मालूम कर लूँगा। कुंवर कहती गई, इस तरह इंस्पेक्टर साहब ने एक अबला की रक्षा की। मैं पैदा हुई, मेरे कई भाई बहन और हुए। मैं उर्दू पढ़ती थी। मुसलमान पिताजी का लखनऊ तबादला होने पर अंग्रेजी पढ़ने लगी। 9th क्लास में थी। माँ से पिताजी की बातचीत हुई मेरी शादी के बारे में। मैं कमरे के बाहर खड़ी थी। उन्हें मालूम न था उस रोज़ मुझे कुछ आभास मिला। पहले माँ को नाराज़ होने पर जिन शब्दों में अभिहित करते थे उनकी सच्चाई समझी। मेरी आँख खुली, बड़ी लज्जा लगी। हिंदू मुसलमान इन दोनों शब्दों पर किसी की तरफदारी के लिए एक रोज़ माँ को रोकर मैंने पकड़ा। जो कुछ सुना और समझा था कहा और बाकी ब्यौरा समझाने के लिए विनय की। एकांत में माँ ने अपना सारा हाल सुनाया और ईश्वर का स्मरण कर उनकी इच्छा कहकर खामोश हो गई। मुझे जातीय गर्व से घृणा हो गई। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करूँगी, जी भर पढ़ना चाहती हूँ। बस यहीं से मेरे विचार बदले। मैट्रिकुलेशन न पढ़कर मैं आईटी कॉलेज गई और दूसरे विषयों के साथ हिंदी ली। एफ ए पास हो बीए में गई। आखिरी साल सुकुल को देखा कहने के साथ कुंवर का जैसे नैह का श्रोता फूट पड़ा। कुछ रसपान कर मैंने कहा, कुंवर यहाँ अच्छी तरह वर्णन करो। हिंदी के कहानी लेखक और पाठक बहुत प्यासे हैं। कुंवर जमकर सीधी हुई। बोली, सुकुल तब क्रिश्चियन कॉलेज में प्रोफेसर थे। प्रिंसिपल को आश्वासन दिया था कि ईसाई धर्म का वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते हैं, लेकिन बूढ़े पिताजी का लिहाज है और वह 2-4 साल में चलते हैं। बाद को सुकुल क्रिश्चियन के अलावा दूसरा अस्तित्व नहीं रखते। कुछ निबंध भी प्रमाण के तौर पर लिखे। दूरदर्शी प्रिंसिपल ने तब सिफारिश की और इन्हें जगह मिली। मेरे मकान के सामने ठहरे थे। बड़ी संभाल से हैट लगाते थे कि चोटी कहीं से न देख पड़े। पगड़ी के भीतर विभीषण के तिलक की तरह। कभी मिसेज सुकुल आती थीं, कभी अकेले ठोंकते खाते थे।
मुझे इतना जानते थे कि इस मकान से कोई कॉलेज जाती है। एक दिन की बात, मैं छत पर थी, शाम हो रही थी। सुकुल बरामदे में बैठे थे। मौसम बरसात का, बादल मदन की वैजयंती बने हुए, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ पौधे लोटपोट। क्या कहूँ, मैं भी ऐसी हंड सी लहराई। बहुत पहले कुछ ईंटें बाहर देखने के लिए जमा कर रखी थी, उन पर खड़ी हो गई। अवरोध के पार सर उठाकर देखा, सुकुल बैठे थे। कई बार पहले भी देख चुकी थी, सुकुल ने न देखा था। अब के निगाह एक हो गई थी। सुकुल की जन्नल की मूछें, बाघ का मुंह, कालिदास की आंखें। माफ़ कीजिए, ऐसा मैं बकरे को कालिदास कहती हूँ। टकटकी बंद गई। मुझे किसी ने जैसे गुदगुदा दिया। इतनी बिजली भर गई कि मैंने फौरन सुकुल को फौजी सलाम दी। होश में आप लजा कर बैठ गई। फिर कई दिन आंखें नहीं मिलाईं, छिप छिप कर देखती रही। सुकुल दूसरों को नज़र बचाते कितने बेचैन थे। मुझे लुत्फ़ आने लगा। शिकार की तड़फड़ाहट से शिकारी को जो खुशी होती है। बरामदे में सुबह शाम बैठना सुकुल का काम हो गया। कहीं न जाते थे, इधर उधर देखकर निगाह उसी जगह जमा देते थे। जगह खाली देखकर आह भरते थे। मैं दीवार के छेद से देखती थी। एक रोज़ फिर उसी तरह दर्शन देने की इच्छा हुई। ईंटें बिखेर देती थी, इकट्ठी की, खड़ी हुई। सूरज मुंह के सामने था। सुकुल ने देखते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं कागज़ का एक टुकड़ा ले गई थी, उसकी गोली बनाकर उसे नीचे डाल दिया। उस पर सुकुल की जैसी निगाह थी, वैसी नादिर शाह की कोहनूर पर न रही होगी, न अंग्रेज़ों की अवध पर। मारे आकर्षण से मुझसे न रहा गया। पूछा, क्या लिखा था? कुछ नहीं, कुंवर बोली। वह कोहनूर की ही तरह सफ़ेद था। सुकुल ने उसे उठाकर बड़े चाव से खोला, और यद्यपि उसमें कुछ न लिखा था, फिर भी कुछ लिखा होता तो सुकुल का इतनी सरसता न मिली होती। सुकुल को इतनी सरसता न मिली होती। उस शून्य पृष्ठ पर विश्व की समस्त प्रेमिकाओं की कविता लिखी थी। सुकुल उसे लेकर बरामदे में आए और मुझे दिखाकर हृदय से लगा लिया। मैं मुस्कुरा कर विदा हुई। इस खाली के बाद भरी दागने लगी। रोज एक गोली चलाती थी। बिहारी, दब, पद्माकर, मतीराम आदि के दोहे और कवित्त लिख लिख कर अंत में सुकुल का किला तोड़ लिया। एक दिन एक गोली में दाग कर कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, रात भर दरवाज़ा खुला रखना। गई और अपने किले पर अधिकार कर समझा दिया कि इम्तिहान के बाद स्थायी रूप से यहाँ आकर निवास करूँगी। सुकुल अपनी भूलों का बयान करते रहे, कब क्या करते क्या हो गया, पर मैंने कोई भूल की ही नहीं थी। मिसेस सुकुल से शादी करके सुकुल के पिताजी ने और सुकुल ने मुमकिन है भूल की हो। मैंने यह ज़रूर सोचा कि मेरे कारण सुकुल की मुसीबतें बढ़ सकती हैं, पर साथ ही यह ख्याल आया कि कोई पहलू उठाइए, सामने मुसीबत है, अब कदम पीछे नहीं पड़ सकता। जहाँ सुकुल हर चाल पर चौंकते थे, वहाँ मैंने पहले ही मात दी। इम्तिहान में बैठी और सुकुल के घर आकर मालूम किया, पास हुई और राय बहादुर बन्नूलाल हिंदी मेडल पाया, और फिर डिग्री लेने नहीं गई। इम्तिहान के बाद जब एक रात को हमेशा के लिए सुकुल के घर आकर बैठी, बड़ा तहलका मचा। कुछ ढूंढ तलाश के बाद जब मैं नहीं मिली, निश्चय हुआ कि मेरी मर्जी से किसी ने मुझे भगाया। सुकुल पर शक हुआ, थाने में रिपोर्ट हुई। सुकुल मुझे कहाँ रखें, घबराएं। दीवार से बनी एक अलमारी थी। अलमारी के नीचे एक तहखाना छोटा सा था। मैं अब जैसी हूँ तब इससे और दुबली थी। जगन्नाथ जी में कुछ महीने हुए, कलयुग की मूर्ति देखी। कंधे पर बीवी को बैठाले मियाँ लड़के की उंगली पकड़े बाप को धत्कार रहे हैं। मेरी इच्छा हुई सुकुल कलयुग बने। सुकुल को कई दफ़े कलयुग बना चुकी हूँ। धत्कारने के लिए कहती थी, सामने समझो हिंदूपन रूपी तुम्हारा बाप है। सुकुल धत्कारते थे। गरज यह कि उस तहखाने में मैं आसानी से आ सकती थी। सुकुल से मैंने कहा, ऊपर कुछ कपड़े डाल दो, सांस लेने की जगह मैं कर लूँ। आलमारी के ऊपर वाले ताकों में चीज़ें पहले से रखी हुई थीं।
बाहर से अलमारी बंद करा के ताला लगवा देती थी। इस तरह 2-2, 3-3, 4-4 घंटे दग साधने लगी। जब स्कूल कॉलेज जाते थे तब बाहर से ताला बंद कर लेते थे, जब लौटते थे तब बाहर दरवाज़ा बंद कर लेते थे। कोई पुकारता था तो मैं तहखाने में जाती थी, अलमारी का ताला बंद करके स्कूल बाहर निकलते थे। तीसरे दिन सही सही पुलिस आ गई। स्कूल उसी तरह बाहर निकले। प्रभात काल था, बल्कि उपह काल। दारोगा मुसलमान डट कर तलाशी लेने लगा। अलमारी के पास आकर खड़ा हुआ। मैं समझ गई यह सांस की आहट ले रहा है। मैं मुंह से सांस लेने लगी। फिर अलमारी नहीं खुलवाई। दराज से देख ताक कर चला गया। सुकुल उसे विदा कर उसी तरह भीतर आए। मुझे निकाला। मैं खिलखिलाकर हंसी। फिर सुकुल से जल्द मकान बदलने के लिए कहा। तलाशी की खबर चारों तरफ फैली। सुकुल के गांव भी पहुंची। अब तक सुकुल ने भी तलाशी का हाल लिखा, पर मकान बदल कर। यह मकान बड़ा था। बगल बगल 2 आंगन थे। मेरा ख्याल रख कर लिया गया था। चिट्ठी पा सुकुल के भाई मिसेज सुकुल को लेकर आए। हम पहले से सतर्क थे। बड़े मकान में सुकुल रहने लगे। मैं अपना गुप्त जीवन व्यतीत करती रही। मुझे कोई कष्ट न था, पर सुकुल की ड्यूटी बढ़ गई। सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, 3-4 महीने रहकर मिसेज सुकुल बीमार पड़ी और 7-8 दिन के बुखार में उनका इंतकाल हो गया। सुकुल के भाई चले गए थे। इन्होंने फिर किसी को नहीं बुलाया। किसी तरह मित्रों की मदद से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। सुकुल से पूछ कर मैं तुम्हारा हाल मालूम कर चुकी थी। जानती थी मुझे ही अपनी नाव खेनी है, पर तुम्हारा पता मालूम न कर सकी। इतनी ही चिंता रह रह कर होती थी। मिसेस सुकुल के रहते मैंने मिस्टर सुकुल को तुम्हारे गांव भेजा था। तुम ही जैसे मेरे सहारा हो सकते थे। मिसेस सुकुल के रहने पर मुझे कोई अड़चन न थी, न अब न रहने पर कोई सुविधा है। यह बच्चा मिसेस सुकुल का है। बड़ी कठिनाइयों से तुम्हारा पता लगा था। मिसेस सुकुल के गुजरने पर हम लोगों को विवश होकर लापता होना पड़ा। पास इतना धन न था कि 1.5 साल का खर्च चल जाए। इतने दिनों बाद हमारी साधना सफल हुई। मैंने कुंवर को धन्यवाद दिया। कलकत्ते में ही उसका ब्याह कर दूंगा, यह आश्वासन देकर उससे विदा ली। सेठ जी बैठे थे। एकांत में ले जाकर यह हाल उनसे कहा। वह सहमत हो गए। कहा, मगर मुंशी जी से न कहिएगा, उनके पेट में बात नहीं रहती। शुभ मुहूर्त में विवाह की तैयारियां होने लगीं। एक दिन आमंत्रित हिंदी भाषी विभिन्न प्रांतों के साहित्यिकों की उपस्थिति में सुकुल के साथ श्री पुष्कर कुमारी का ब्याह कर दिया। प्रीति भोज में अनेक कनौजिये सम्मिलित थे। देश में यह शुभ संदेश सुकुल के पहुंचने से पहले पहुंचा। कुंवर अभी भी हैं। बस मित्रों, इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।